स्वागत है इस नए विश्लेषण में। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग उन नेगेटिव बातों पर बिल्कुल अटक सा जाता है? मतलब हम चाहते हुए भी उन नेगेटिव ख्यालों को निकाल नहीं पाते और बस ऐसे मानसिक जाल में फंस जाते हैं। आज हम इन्हीं मेंटल ट्रैप्स के पीछे की बायोलॉजी को समझेंगे और ये भी जानेंगे कि इन मुद्दों को हल कैसे किया जा सकता है। ये सारी जानकारी सीधे एक्सपर्ट्स और ऑथेंटिक सोर्सेज से ली गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब सीधे इस आंकड़े पर नजर डालते हैं। जरा सोचिए, शोध बताते हैं कि हमारे दिमाग में आने वाले लगभग 80%, जी हाँ, 80% विचार नेगेटिव हो सकते हैं। मतलब हमारी आधी से ज्यादा सोच नेगेटिव होती है ना चौंकाने वाली बात? आखिर हमारा दिमाग इस तरह से डिजाइन ही क्यों किया गया है? इस पूरे सफर में हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, द ब्रेन्स इमरजेंसी रिस्पॉन्स। दूसरा, द नेगेटिविटी बायस। तीसरा, स्पाइरल्स एंड स्पॉटलाइट्स। चौथा, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल। और आखिरी, द पावर ऑफ डिफ्यूजन। शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मस्तिष्क की इमरजेंसी प्रतिक्रिया, यानी स्ट्रेस और तनाव का बायोलॉजी। देखिए, जो मानसिक परेशानी या तनाव हम महसूस करते हैं ना, वो बस हवा से नहीं आता। ये हमारे दिमाग के अंदर उसकी डीपली वायर्ड अनाटॉमी से शुरू होता है। अब यहाँ 2 मुख्य हिस्सों पर ध्यान दीजिए। एक तरफ है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ये हमारा लॉजिकल हिस्सा है, जिसे आप थिंकिंग ब्रेन कह सकते हैं। ये एक तरह से दिमाग के ब्रेक्स का काम करता है। और दूसरी तरफ है अमिगडाला, ये हमारा बहुत ही पुराना प्राइमल और इमोशनल सेंटर है। यही वो हिस्सा है जो किसी भी खतरे को भांपते ही फाइट और फ्लाइट, यानी उस इमरजेंसी रिस्पॉन्स का स्विच ऑन कर देता है। अब होता क्या है कि जब माहौल में घबराहट या अनिश्चितता होती है, तो ये एमिगडाला हमारे उस लॉजिकल ब्रेक यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह हटा देता है। इसे ही एमिगडाला हाईजैक कहते हैं। मतलब जब ये हाईजैक होता है तो कॉन्शियस सोच आने से पहले ही डर और एंग्जाइटी जैसी भावनाएं हम पर पूरी तरह हावी हो जाती हैं। सोचने समझने का मौका ही नहीं मिलता। अब यहाँ से हम पहुँचते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, द नेगेटिविटी बायस, यानी खतरों के लिए हमारी ब्रेन की हार्ड वायरिंग। नोबेल प्राइज विनर मनोवैज्ञानिक डैनियल कानेमैन की इस लाइन पर जरा ध्यान दीजिए। इंसान के मस्तिष्क में एक ऐसी प्रणाली है जिसका निर्माण बुरी खबरों को प्राथमिकता देने के लिए किया गया है। सच में कितनी गहरी बात है। ये नेगेटिविटी बायस दरअसल एवोल्यूशन से जुड़ी एक सर्वाइवल ट्रिक थी। हमारे पूर्वजों को जिंदा रहने के लिए किसी अच्छी बात के बारे में सोचने से ज्यादा झाड़ियों के पीछे छिपे खतरे पर ध्यान देना जरूरी था, है ना? मनोवैज्ञानिक पॉल रोजन और एडवर्ड रॉयजमैन ने इस बायस को बहुत ही शानदार तरीके से इन 4 हिस्सों में तोड़ा है। पहला, नेगेटिव घटनाएं हमें बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस होती हैं। दूसरा, इनका भावनात्मक ढलान यानी स्टीपर नेगेटिव ग्रेडियंट्स अचानक से बढ़ता है। तीसरा, किसी भी असमंजस वाली स्थिति में नेगेटिव सोच तुरंत हावी होती है, जिसे नेगेटिविटी डोमिनेंस कहते हैं। और चौथा, इन नेगेटिव बातों को समझने के लिए हमारे दिमाग को अपनी ज्यादा ऊर्जा और कॉग्निटिव रिसोर्सेज लगाने पड़ते हैं। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, स्पाइरल्स एंड स्पॉटलाइट्स, यानी आज के जमाने के कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। अब इस स्लाइड में सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे ये हजारों साल पुराना सर्वाइवल मैकेनिज्म हमारी आज की आधुनिक दुनिया में सोच की खराबी यानी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस बन गया है। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कैटास्ट्रोफाइजिंग। डॉक्टर एल्बर्ट एलिस ने 1957 में ये टर्म बनाया था। इसमें होता क्या है कि हमारा दिमाग सीधे सबसे बुरे नतीजे यानी वर्स्ट केस सिनेरियो पर छलांग लगा देता है। हम क्या होगा अगर के एक एंडलेस स्पाइरल में फंस जाते हैं। ये दरअसल निराशा से बचने का एक फ्लॉड तरीका है। दिमाग को लगता है कि अगर पहले ही सबसे बुरा सोच लेंगे तो बाद में चोट कम लगेगी। और कैटास्ट्रोफाइजिंग के तुरंत बाद एक और बड़ा डिस्टॉर्शन आता है, द स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये ऐसी गलती है जहां हमें लगता है कि हमारे कपड़े, हमारी बातें और हमारी छोटी छोटी गलतियों पर सारी दुनिया की नज़र है। इस ईगो सेंट्रिक थिंकिंग की वजह से हमें लगता है कि सब लोग हमें ही घूर रहे हैं, जबकि रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि ज़्यादातर लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि उनके पास दूसरों पर गौर करने का वक्त ही नहीं है। असल में ये स्पॉटलाइट इफेक्ट इसलिए और बड़ा लगता है क्योंकि हमारा दिमाग उन शर्मिंदगी भरी यादों को, उन एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को ज्यादा वजन देता है। और तो और, अगर सामने वाला व्यक्ति कोई नॉर्मल सा न्यूट्रल रिएक्शन भी देना, तो लोग उस एम्बिग्यूअस फीडबैक को भी जजमेंट या बुराई मान लेते हैं।
मतलब गलती किसी की नहीं, बस हमारे दिमाग के खेल की है। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे हिस्से की तरफ, इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल कंट्रोल। आखिर ये स्टीयरिंग व्हील है किसके हाथ में? इन सारे बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल बायसेस को समझने के बाद चलिए देखते हैं कि इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाता है। यहाँ जूलियन रॉटर के इन दो बेहद जरूरी कॉन्सेप्ट्स की तुलना की गई है। एक तरफ है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, यहाँ हम मानते हैं कि हमारे अपने एक्शन से ही परिणाम तय होते हैं। ऐसी सोच होने पर स्ट्रेस काफी कम होता है। और दूसरी तरफ है एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, यहाँ लगता है कि सब कुछ किस्मत या दूसरे लोगों के हाथ में है। और यही सोच लाचारी और घबराहट पैदा करती है, क्योंकि लगता है कि खुद की जिंदगी पर अपना कोई जोर ही नहीं है। अब वक्त है हमारे पांचवें और आखिरी हिस्से का, द पावर ऑफ डिफ्यूजन, अपने दिमाग पर ब्रेक लगाना। तो आखिर इन नेगेटिव विचारों के तूफान को कैसे रोका जाए? यहाँ एंट्री होती है कॉग्निटिव डिफ्यूजन की, जो एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का एक अहम हिस्सा है। ये एक कमाल की टेक्निक है। आमतौर पर हम कॉग्निटिव फ्यूजन में जीते हैं, जहां हम अपने नेगेटिव ख्यालों को ही एब्सोल्यूट सच मान लेते हैं। पर डिफ्यूजन इसका ठीक उल्टा है। इसमें हम खुद को और अपने विचारों को अलग अलग करके देखते हैं। हम बिना उनमें उलझे दूर से एक दर्शक की तरह उन्हें आते जाते देख सकते हैं। इसे और क्लियर करने के लिए थेरेपी में इन बेहतरीन मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सोचिए कि किसी तेज नदी के बहाव में डूबने की बजाय आप किनारे पर बैठकर उस नदी को बहते हुए देख रहे हैं, या फिर किसी चुभने वाले विचार से खुद को अनहुक करना, अपने ख्यालों को बिल्कुल आसमान में तैरते हुए बादलों की तरह आते और जाते हुए देखना। इनसे लड़ना नहीं है, बस इन्हें नोटिस करना है। चलिए इस एक्सरसाइज पर आते हैं और देखते हैं कि ये सब लिंक कैसे होता है। इस नोटिस इट एक्सरसाइज में 3 कदम हैं। पहला, हम सोचते हैं मैं नोटिस कर रहा हूं कि मुझे एक विचार आ रहा है। फिर दूसरा कदम, मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये जो भी है सिर्फ और सिर्फ एक विचार है। और तीसरा कदम, मैं नोटिस कर रहा हूं कि ये और कुछ नहीं, बस एक और जजमेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी आईमैक्स थिएटर की एकदम आगे वाली सीट से उठकर सबसे पीछे वाली सीट पर चले जाएं। स्क्रीन वही है, पर डर काफी कम हो जाता है। इसके अलावा भी और काफी मजेदार और प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं, जैसे अपने डर वाले विचार को एकदम स्लो मोशन में सोचना, या फिर उस बुरी बात को किसी मजाकिया धुन जैसे किसी कार्टून की ट्यून पर गाना शुरू कर देना, या फिर सचमुच किसी बच्चों जैसी गूफी आवाज में उस डर को बोलकर देखना। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन एक्चुअली ऐसा करने से उस नेगेटिविटी बायस की हवा निकल जाती है, और जो कंट्रोल एमिगडाला ने छीन लिया था वो वापस हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारे लॉजिकल ब्रेक के पास आ जाता है। तो अब अंत में एक बहुत ही जरूरी और बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर हमारा दिमाग बेसिक रूप से ही इन नेगेटिव बातों के लिए हार्ड वायर्ड है, तो आज इन सभी चैलेंजेस के बीच इस प्रीफ्रंटल ब्रेक का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे? ये सवाल सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि अपनी बायोलॉजी से आगे बढ़कर कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाने का एक नया रास्ता है। खैर, इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।